बीएसई कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन बेहद सीमित दायरे में इस वक्त बाजार में कामकाज। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम और डिम्पी कालरा मौजूद हैं। भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे सीमित दायरे में निफ्टी में 24,360 के लेवल्स के इर्द गिर्द, वहीं बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 450 पौने 500 अंक फिसलता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,362 के आसपास निफ्टी में फिलहाल कामकाज होता हुआ। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट भी अगर देखेंगे तो डिफेंस क्षेत्र है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती है और इस वक्त नजर होनी चाहिए आईटी पैक पर भी, क्योंकि चुनिंदा आईटी प्लेयर्स भी बाजार में दम भरने का काम कर रहे हैं। वहीं एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स शामिल है और इन स्टॉक्स का जिक्र बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने भी किया था। इसे टच बेस कर हमने आपको बताया था कि इन स्पेसेस में अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती नजर आ सकती है। क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे के लिए आपके लिए क्या कुछ है खास, आइए आपको बताते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे और फिर एक एक कर जैसे हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे मार्केट पर स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया जानेंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक लेंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कॉल्स जानेंगे। 2:30 बजे निकुंज की नजर हमारा ये खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर बाजार पर विस्तार से बातचीत करेंगे और 89 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया का नजरिया जानेंगे। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन, वहीं 3 बजे मार्केट एट 3 लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में बाजार में एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग दिस सेशन जो सारी की सारी खबरें आई हैं वो खबरें आपके सामने रखने की कोशिश होगी। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर और इस बीच इंडिया विक्स अलर्ट लगातार हम आपको बता रहे हैं। 2-2.5% की मजबूती इंडिया विक्स में बाजार के लिए कंसर्न्स का काम कर रही है। इस पर नजर रखनी होगी कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ता हुआ। निफ्टी ऊंचाई से सॉन्ग फिसलकर 24,363 के स्तरों पर इस वक्त काम करता हुआ। ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी में भी इन कंपैरिजन जैसे बाजार में मजबूती जब होती है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस दिखाता है। आज के सत्र में जहां बाजार में वॉलेटाइल मूव्स हैं, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरावट झेल रहा है। 55,400 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज आप देखेंगे। रिलायंस में तेजी कल ही से कायम है। नतीजे आए, नतीजों के बाद ब्रोकरेज के पॉजिटिव रिपोर्ट्स। ऑफकोर्स बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार के सेशन में नतीजा आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कल के सत्र में देखने को मिला। रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट, लगातार दूसरा सेशन, जबकि रिलायंस द मेजर अब बाजार में वापसी करता हुआ कह सकते हैं। मजबूती के साइंस कल से इंटैक्ट हैं। 2 दिन में करीब 8% चढ़ चुका है। आईटी शेयरों में मजबूती की चाल, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर करीब 2 से 3% की मजबूती। आज सुबह ही विप्रो, इन्फोसिस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने कॉल भी बताए थे। और डिफेंस शेयरों में लगातार तेजी जारी है। डिफेंस हो चाहे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हो, अच्छा खासा एक्शन कल भी दिखा रहे थे। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं मजबूती के बीच कामकाज। एचएएल, बीईएल, बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में 3 से 4% तक की तेजी, इनफैक्ट 5% तक की मजबूती भी देखी जा चुकी है। ये सारे के सारे स्टॉक्स पर नजर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बीएसई, रिजल्ट की चाल, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, बजाज ट्विंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर है। बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यहाँ से करीब 1.5 घंटे में ही गोल्ड महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। और लगातार हम आपको गोल्ड को लेकर, सोने की चाल को लेकर जहां पर भी एक्शन बनता हुआ दिखता है, निवेश का नजरिया बनता दिखता है, वो आपको बताते रहते हैं। और इसी कड़ी में 360 डिग्री एनालिसिस गोल्ड पर चंद कह सकते हैं घंटों में आपके सामने हम लेकर आएंगे। चलिए बजिंग ट्रेड जानते हैं अभिषेक से, समझते हैं कौन से स्टॉक से जो कि इस वक्त खबरें बना रहे हैं और खबरों के दम पर एक्शन भी बना रहे हैं। लगार्ड्स चाहे कंट्रीब्यूटर्स, अभिषेक बताएं। मानसी, पीएनबी हाउसिंग आज नतीजे इसके अच्छे आए थे और हम देख रहे हैं कि शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी है। 10% के आसपास का उछाल था ओपनिंग ट्रेड में। मार्जिन बेहतर किया है कंपनी ने, एसेट क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हुई है और उसके चलते शेयर में हम तेज़ी देख रहे हैं। और आज हमारे चैनल पर गिरीश कौसगी साहब भी थे। उनका ये कहना था कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, हर इलाके से, हर टेरिटरी से अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है और जो एओएम का टारगेट उनका है 15,000 करोड़ रुपए का, उसको अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें लग नहीं रही है। तो ये शेयर चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर इसमें आया है ऊपरी स्तरों से। डिफेंस में जोरदार तेजी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एलओसी पर तनाव है, पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है,
तो दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी हुई है पहलगाम वाले आतंकवादी हमले के बाद से। तो इन शेयरों में जोश है। और कल रफाल के मरीन जेट्स को लेकर करीब 60-65 हज़ार करोड़ रुपए की डील की थी भारत सरकार ने फ्रांस के साथ। उसके बाद से लगातार बाइंग है। 2 दिन में जो शेयर है 12-15-20% तक चल गए हैं। और उसमें गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ये शामिल है। आगे विस्तार से इनकी हम चर्चा भी करेंगे। बड़े ब्लॉक डील से एक शेयर टूटा है और वो है टाटा टेक का। इसमें गिरावट हो रही है करीब 4 से 5% के आसपास का। नतीजे कमजोर आए थे ओबरॉय रियल्टी के। हालांकि नतीजों से पहले शेयर चला हुआ था, लेकिन नतीजे इसके वीक आए थे, उसके बाद इस शेयर में कमजोरी है। और टीवीएस मोटर के नतीजे हालांकि ठीक ठाक थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये भी कमजोरी की गिरफ्त में जा रहा है। करीब 3 से 4% के आसपास की कमजोरी आज हम टीवीएस मोटर के शेयर में भी देख रहे हैं। वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था 1 पॉइंट पर, ये फिलहाल 3% के आसपास की नरमी है। लेकिन बाजार का सेटअप जरा समझते हैं डिम्पी से और ये जानते हैं कि आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। डिम्पी, निश्चित तौर पर लेवल्स देख के अंदाजा लग जा रहा है और बार बार हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्या भारत सरकार करेगी, क्या मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, अभी कुछ पता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बैठकें हो रही हैं ताबड़तोड़, थोड़ा अंदेशा उस बात का बना हुआ है। बाजार में क्या संकेत आपको मिल रहे हैं डिम्पी? एफएनओ के सेटअप से क्या आपको निकल के सामने आया है? देखो, मैं कोई क्यास तो नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ जो डाटा बोल रहा वही बात बोलूँगा। मार्केट में 2 चीज़ें बड़ी अहम है इस समय। पहला, जो करना अभी आप कीजिए अभी, नहीं तो बाजार इस पे फिर रिएक्शन नहीं देगा। अगर ये 2 से 3 दिन में नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने टैरिफ वाली बात भी आपको किसी चीज़ पे, किसी डाटा पे देख के ही आपको बताई थी और बाद में ठीक भी साबित हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बात भी मेरी ठीक साबित हो। 2 से 3 दिन बाद मार्केट्स पे पहलगाम वाली खबर का इम्पैक्ट नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, विक्स अभी भी हाई है और रिलायंस की ही वजह से आज भी मार्केट में फ़र्क है। अगर आज आप देखेंगे तो आज एक्चुअली में ज़्यादा फॉल बैंक निफ्टी में है, वो पॉइंट्स में भी है और कन्विक्शन में भी है। निफ्टी में उतना बड़ा फॉल नहीं है। निफ्टी क्या कर रहा है कि अपने रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट को भी टेस्ट करने के लिए नहीं जा रहा और रेजिस्टेंस को बार बार चैलेंज कर रहा है। उसके पीछे की वजह आज फिर से रिलायंस है, 2.5% तेज़ है और पिछले जो 7 महीने में नहीं हुआ वो 7% सिर्फ 2 दिन में हो गया। आज आप रिलायंस को, सेकेंड डे तो चल गया, अब क्वेश्चन ये उठेगा क्या थर्ड डे भी चलेगा रिलायंस? तो रिलायंस को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड डे रिलायंस शायद नहीं चले। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। एक और चीज़, बाजार को अभी रिएक्शन जो देना है, विक्स भी बहुत देर तक ऐसा खड़ा नहीं रहेगा। ये भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ घटनाक्रम अब होने को है। ठीक है, ये विक्स मेरे को तो कम से कम ऐसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 1 से 2% विक्स की आज और वेट कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है अगर 18 के आसपास हम विक्स बंद करके गए हैं तो शायद कल या परसों आप ऐसा कुछ सुनेंगे भी या स्क्रीन पे कुछ देखेंगे भी। ये मेरा पॉइंट है वैलिड, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाएंगे। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ज़रा दिखाइएगा और साथ में एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दिखाइएगा, अगर दिखा सकें तो आप। तो जरा दिखाइएगा 24,200 की कॉल और 24,200 की पुट, कोई भी स्ट्राइक की, हाँ अपने कोई भी मंथ की। तो आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ख़राब है ना। कल जबकि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक था, आज थोड़ा सा ख़राब है। और एनएससी और बीएससी के शेयर्स में भी आपको हल्का हल्का डिफरेंस दिखेगा। तो ये भी बताने के लिए सफिशेंट है कि मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा, ना तो सपोर्ट तोड़ेगा ना ही रेजिस्टेंस। आपको सुबह ध्यान होगा, आज चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, एक लेवल उन्होंने दिया था आपको अगर याद हो तो 24,444 का लेवल था, 24,444 का। आज का जो हाई बनाया ना वो एग्जैक्टली यही लेवल है और उसके बाद से इस लेवल को हमने पार नहीं किया, बाकायदा नीचे आए। बट नीचे आते समय रिलायंस की सपोर्ट मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रही। आज अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखेंगे तो बैंक निफ्टी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लाल निशान में है और माइनॉरिटी ऑफ द टाइम आज निफ्टी लाल निशान में है। ये कॉल और पुट अगर आप देखना चाहें तो आप सिर्फ इसी को देख लेना। 29 मई की कॉल है, इसमें आप पार्टिसिपेशन देखिए, ना तो ओपन इंटरेस्ट का पार्टिसिपेशन है ना ही प्रीमियम्स का है। 2% होता क्या है 600 रुपये की वाली कॉल के अंदर, ऑप्शंस की प्रीमियम में तो पलक झपकते ही 2 से 3% ऊपर नीचे होता है। ऐसे आप 24,200 की पुट भी दिखा दो, भले 29 मई की दिखाओ, हालांकि इतनी दूर के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, नियर बाय के दिखाते, लेकिन फिर भी 29 मई की ही है तो 29 मई की पुट भी दिखाओ। आप पुट भी चेक कर लो, 0.30, 1% भी नहीं है
और ओपन इंटरेस्ट करीब 5% का, ये भी कुछ नहीं है देखा जाए तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, कॉल और पुट का डाटा भी अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप बढ़ें या आप टूटें। उसमें फिर रिलायंस भी आपको बढ़ने और गिरने देगा। ये दोनों ऑप्शंस मैंने दिखाई है। अब आप 30 अप्रैल वाली को हटा दो क्योंकि फिर ये एबनॉर्मल हो जाएगा, फिर रखना है तो फिर सबको अब चलो यही रखो। अब देखो कॉल भी टूट रही है, पुट भी टूट रही है, तो दोनों का कन्विक्शन लूज कर रहा है मार्केट। सिर्फ एक रेंज में रख के दोनों से प्रीमियम मीट कर जाएगा। और हम सब यही सोच के बैठे हैं कि 17.5 का विक्स है तो अभी कुछ करेगी सरकार तो मार्केट उस पर रिएक्ट देगी। बॉस मार्केट रिएक्शन ही नहीं देगा 2-3 दिन के बाद। तो ये सारे डाटा मेरे को थोड़ा सा आपको दिखाने लगा कि हाँ थोड़ा दिखा रखने चाहिए आपके सामने। एक और बात जो मैंने सुबह भी आपको बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, FIs की होल्डिंग 42% हो चुकी है। रुचित भाई अच्छे से जानते हैं, रुचित जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, अमोल अठावले भी हैं। रुचित तो रोज़ ट्रेड देखते हैं, FIs की पोजीशंस को रोज़ कैलकुलेट करते हैं खुद से, मैनुअली भी देखते होंगे। तो आप देखोगे ना 42% है। जब पिछली बार बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था ना तब 34% थी FIs की लॉन्ग पोजीशंस। और अभी तो पहलगाम का मैं सॉर्ट ऑफ कह सकता हूँ कि बदला लेना भी बाकी है। अब उससे पहले FIs की होल्डिंग करीब 42% चल रही है। तो ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्केट्स में इस समय फियर तो नहीं है, बट हाँ वो एक जो घटनाक्रम अनफोल्ड होना चाहिए वो अपनी आंखों से देखना चाहता है बाजार, इसलिए विक्स को बढ़ा रखा है। अदरवाइज नहीं तो विक्स भी ठंडा ही होता। ठीक, तो रफ सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी। एक चीज़ आपको बस फॉलो करनी है, दैट इज स्टांस ऑफ अ कॉशियस का स्टांस को मेंटेन रखना। 24,200 गया 100% 24,000 आएगा, और 24,400 गया 100% 24,600 भी आएगा। बट वेट करो किसी लेवल के जाने की या तो आने की। अभी हम बीच में हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला आप भी ना लेना। अगर सरकार बड़ा फैसला नहीं ले रही तो आप बड़े फैसले को लेना चाहते हो ट्रेड में, आप भी थोड़ा रुक जाओ। रुचित जैन और अमोल अठावले को हम नहीं रोकेंगे, अब हम तो फैसले लेंगे और आपके सामने ट्रेड भी रखेंगे। रुचित भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए क्लोजिंग शो में। अमोल जी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी दिनों बाद आप दिखे हैं आज, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। रुचित एक बार आपका टेक इंडाइसिस पे, फिर स्टॉक्स पे भी अपनी रिकमेंडेशन दीजिएगा। जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आई थिंक मार्केट्स में देखिए तो जो डेटा दिखा रहा है कि कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक कोई न्यूज़ फ्लोज नहीं आ जाती। आप देखें जो विक्स जो बढ़ा हुआ है, मार्केट को एक चीज़ जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो है अनसर्टनिटी। कि अनसर्टनिटी जब भी रहती है तब ऐसे फेजेस रहते हैं कि जहाँ पे नई पोजीशंस इतनी आसानी से नहीं बनती है। और यही हम देख रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सीरीज की शुरुआत 40-42% के आसपास हुई है, और इसमें कुछ नई पोजीशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। सो आई थिंक जब तक नई पोजीशंस के बिल्टअप हम होते हुए नहीं देखेंगे तब तक कोई डायरेक्शनल मूव मार्केट के लिए नहीं रहेगा। और जो हम देखते हैं कि पिछले 15-20 दिन में जो पहले अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए थी ट्रेड वॉर का, अब कहीं न कहीं मार्केट उसको धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली भुला चुका है कि वहाँ पे कोई कंसर्न्स ज़्यादा बड़े अब होने वाले नहीं है, या एटलीस्ट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो आई थिंक अब नेक्स्ट अनसर्टेनिटी यही है मार्केट्स के लिए कि जो अगर इंडिया पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो किस हद तक एस्केलेट होते हैं। सो आई थिंक यही अनसर्टेनिटी के कारण हम नई पोजीशंस बनते हुए नहीं देख रहे। सो इन एब्सेंस ऑफ न्यू पोजीशंस जब तक नहीं बनती है तब तक हमें लग रहा है कोई डायरेक्शनल मूव मार्केट के लिए नहीं रहेगा। 24,500 550 जो पूरा करेक्शन था, ऑल टाइम हाई जब निफ्टी मारा था, वहां से जो रिसेंट लो बना है 23,700 का 22,700 का, उसका पूरा रिट्रेसमेंट निकाले तो 61.8% रिट्रेसमेंट आता है 24,550 के आसपास। हम ऑलरेडी 350 के आसपास ट्रेड कर ही रहे हैं। सो यानी वो 150-200 पॉइंट के ऊपर ही वो रेजिस्टेंस है, और इसीलिए हमें लग रहा है कि मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड ही रहेगा। कोई नई पोजीशंस बनाने जैसा मार्केट नहीं है ये। बेटर है कैन वेट एंड वॉच अप्रोच रखे। सेक्टोरल अप्रोच रख सकते हैं कि कुछ-कुछ सेक्टर्स जो ऐसे मार्केट में गिर नहीं रहे या आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम डिफेंस देख रहे हैं, आईटी देख रहे हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी वहाँ पे यूएस के इकोनॉमी को लेके या यूएस के मार्केट्स को लेके जो अनसर्टेनिटी वहाँ पे कम हो रही है, सो इसीलिए आईटी में फिर से पुल बैक हुआ है। सो आई थिंक सबसे बेहतर रणनीति ऐसे समय में यही है, कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं ले ईदर साइड, ना ही शॉर्ट साइड ना ही लॉन्ग साइड, क्योंकि मंदी का भी बाजार है नहीं, बट मोर एक सेक्टरल थीम को प्ले करे कि जहाँ पे जो सेक्टर्स चल रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। सो मेरे आज के जो पिक्स भी रहेंगे वो आईटी स्पेस में से ही है, क्योंकि आईटी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिसेंट करेक्शन के बाद अभी भी थोड़ा फेवरेबल है। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, ये दोनों स्टॉक्स खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टेक महिंद्रा में हमें ग्रेजुअल अपमूव देख रहे हैं, वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं।
1450 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा खरीदारी करे 1580 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड पिक रहेगा इन्फोसिस, जो हेवीवेट्स जिसमें रीसेंट करेक्शन के बाद में स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंसेस को फिलहाल ब्रेक कर रहा है। सो यहाँ पे इन्फोसिस में भी 1470 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है 1570 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, रुचि जी की पिक्स होगी। एम्फेसिस पर तेजी की सलाह है और मिड कैप आईटी में हमने दिखा है कि लार्ज कैप के मुकाबले हाल फिलहाल थोड़े बेहतर मौके ज़रूर बने हैं। हमारे साथ अमोल आठवाले भी हमारे साथ हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप बताइए, आपकी नज़र बाजार में कहाँ है अमोल, और आपके हिसाब से ट्रेड के अच्छे मौके कहाँ पर बन रहे हैं? आई थिंक इंडेक्स से अगर हम चालू करते हैं तो एक ब्रॉडर टेक्सचर है, वो अभी भी बुलिश साइड पे है, बट एक 6-7 दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में है, तो आई थिंक यही टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। एक पहला पिक जो मेरा है वो आईटी में से ही है। टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 3490 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3550 3600 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3400 का। एक सेकंड हाफ में एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। आईटी अभी अगर हम सेक्टोरियल में देखते हैं तो सेकंड नंबर का गेनर बना है 1.66% का। तो ये पुल बैक जो आया था उसी टेक्सचर को, उसी फॉर्मेशन को आईटी इंडेक्स ने कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है टीसीएस में भी अगर यही पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में हम टीसीएस में 3600 तक बढ़ते हुए और उसके भी आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा क्रॉम्पटन के साथ जाना चाहूंगा मैं। 337 के आसपास पिक किया है मैंने। पोजिशनली टारगेट निकल कर 360 और 365 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 329 का। एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना, चला नहीं है एक्चुअली इतना स्टॉक, लास्ट बाउंस बैक में भी इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट कहीं ना कहीं सेटअप है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। क्रॉम्पटन और टीसीएस, ये दो शेयर हो गए अमोल की तरफ से। क्रॉम्पटन के लिए 360 और 365 के टारगेट, 329 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और टीसीएस का जो लक्ष्य है वो है 3550 का और 3600 रुपए का। 3400 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको ट्रेड करना है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयरों में बहुत ही दमदार तेजी है, और एक भी शेयर ऐसा नहीं होगा, आप पूरी की पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो शिप बिल्डिंग वाले डिफेंस वाले प्ले हो, हर तरफ रैली है, और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 20-20% चढ़ गए हैं। इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुचित आपसे जरा व्यू चाहिए। एक सरकारी कंपनी है बीईएमएल, जरा चेक करके बताइए कि आपको कितनी तेजी इसमें दिख रही है। जैसे मैंने देखा है पूरा सेक्टर एक अच्छा है, मोमेंटम में है। ईएल में भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंप्रूव हुए हैं। सो आई थिंक, जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आपकी जी। सो आई थिंक एक ग्रेजुअल अपमूव ये स्टॉक में है। वॉल्यूम्स भी थोड़े आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपेयर टू पिछले कुछ दिनों के एवरेज से अच्छे हुए। सो हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, जो 3400 के आसपास प्लेस है। 3400 एक मेजर हर्डल रहेगा। कोई बड़ी ट्रेंडेड फेस करनी है तो 3400 पहला हर्डल है जिसको इस स्टॉक को सरपास करना होगा। तो 3400 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, जो 200 डीएम में है। बीएमएल को लेकर ये व्यू। आज हमारी जो नज़र रहने वाली है वो ट्रेंड के स्टॉक पर भी रहेगी। ट्रेंड के नंबर्स कैसे आएंगे, एक बार जरा काम करते हैं। दरअसल आज ट्रेंड के भी नंबर आएंगे, बजाज फाइनेंस के नंबर आएंगे। ट्रेंड का नंबर जरा पहले समझ लेते हैं। अपने सहयोगी स्नेही को साथ में हम जोड़ रहे हैं। स्नेही, ट्रेंड काफ़ी भारी गिरावट का शिकार हुआ ये शेयर, ये फिर वैल्यू रिटेल वाले जो शेयर एक्शन में लौटे, ट्रेंड भी पार्टिसिपेट करने लगा। आप जरा बताइए कि नंबर्स किस तरह के आएंगे। आज दिन की ऊंचाई से शेयर थोड़ा स्लाइड करके नीचे की तरफ आया है, सब ठीक आएंगे या फिर वीकर साइड पर नंबर्स आएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद रख सकते हैं हम इस बार क्वार्टर 4 में। ट्रेंड के बिहाफ पर ट्रेंड का क्वार्टर 4 का नंबर अगर हम देखें तो कंपनी ने वैसे ही उनका जो अपडेट प्रोवाइड किया था कुछ दिनों पहले वो वैसे ही दिखने में भी वीक था। अगर हम ब्रोकरेजेस का एक कंसेंसस लेते हैं तो स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू हमें दिखता है 4031 करोड़ पर, जो कि सिर्फ एक 29.5% का ईयर ऑन ईयर अपटिक है। याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में ये 37% हायर
था, मतलब रेवेन्यू बढ़ने तो वाला है बट बहुत ही कम संख्या में अगर हम उसे Q3 के साथ कंपेयर करें तो। एबिटा की उम्मीद है हमें 609 करोड़ कंपेयर टू 477 करोड़, जो कि अब अप ऑलमोस्ट 28% है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक कट देखने को मिल सकता है। 303 करोड़ की उम्मीद है कंपेयर टू 654 करोड़। एबिटा मार्जिन में भी थोड़ा सा हम कट देख सकते हैं, 14.7% कंपेयर टू 15% ईयर ऑन ईयर। अब हमारी उम्मीद क्या रहेगी इन नंबर से? रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलने वाला है, ये मॉडरेशन जो हमें दिखा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में, ये कंपनी के इसके दम पर हो सकता है। ऑपरेटिंग डीलेवरेज जो कंपनी ने किया है वो भी एबिटा मार्जिन पर भारी पड़ सकता है। वेस्ट साइड और ज़ूडियो ने 10 और 122 स्टोर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। और फैक्टर्स जहां पर हमारी नज़र बनी रहेगी जब नंबर्स आएंगे, कंपनी का SSSG ग्रोथ क्या है, डिमांड आउटलुक क्या है, मेट्रो में टियर 2-3 सिटीज़ में स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस क्या है, और शीन की जो भारत में एंट्री हुई है उसके दम पर कंपटीशन पर क्या आउटलुक है, इन सब फैक्टर्स पर नज़र रहेगी। बट जी हाँ, बिल्कुल वीक क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ट्रेंड से। बहुत शुक्रिया। तो आय 29% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन मुनाफे पर 54% की चोट आएगी। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर और डिमांड के आउटलुक पर नजर रहेगी। देखते हैं कि मार्जिन किस तरह के आते हैं और स्टोर्स के विस्तार को लेकर कमेंट्री फोकस में रहेगी। ये जो आप डिप देख रहे हैं, एक क्रैक जो मुनाफे में आने की उम्मीद है, उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यानी कि Q4 में बेस थोड़ा बड़ा था प्रॉफिट का, इसके चलते इस तिमाही में थोड़ी सी कूल डाउन होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन बाकी चीज़ें फोकस में रहेंगी। वैसे नतीजों के पहले देखिए ट्रेंड में हल्की सी तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अमोल जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें, 8,000 का इसका 52 वीक हाई है और 4,000 का 52 वीक लो है। उस लो से अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिकवरी वाले फेज में है। ट्रेंड से नतीजों का वेट कर लें या फिर आपको लगता है कि रिकवरी बनी रहेगी शेयर में? ये जी, आई थिंक वेट करना बेटर रहेगा। एक तो अगर हम ब्रॉडर सेटअप देखते हैं चार्ट का, तो भी लोअर टॉप फॉर्मेशन ही है वीकली में, और जहां भी करेक्शन ट्रिगर हो रहा है, वो जो कट्स आ रहे हैं वो काफी शार्प आ रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अगर रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं देखता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जो 5100 के आसपास आता है। अगर वो ब्रेक होता है तो जो वीक सेटअप है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है। ऑन द हायर साइड अगर हम 5400, ये एक इमीडिएट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ देखते हैं। बट अगर 5 या 6 दिन का अगर हम सेटअप देखते थे, तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ही चल रहा है, जो हमने डिस्कस किया था कि 5100 और 5400। तो जब तक ये रेंज के अंदर है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, बट लेवल्स अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम बनने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ये लेवल्स जो है इनका इन पर नज़र रखनी होगी। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कंसर्न्स हैं भी और एक्सपेक्टेशंस भी म्यूटेड सेट की है, तो इसी के चलते फोकस रेडार पर रहना चाहिए। पोस्ट रिजल्ट्स किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं इस पर नज़र रहेगी। आज सुबह वैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स फोकस रेडार पर थे, जहां संवर्धना मदरसन में एक्शन के साथ कामकाज हो रहा था। हालांकि वो गेन्स जो है वो फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो सुबह मजबूती दिखा रहा था, इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रहा है और समिल में अब भी 1.25% तक की मजबूती बिल्कुल कायम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑटो को लेकर जो कुछ चुनिंदा खबरों का दौर चला था, टैरिफ को लेकर जो डेवलपमेंट्स की खबर आ रही थी, उसी का इम्पैक्ट था जो कि एंसिलरीज पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। इसी कड़ी में रुचित, थोड़ी देर पहले PCBL फिलिप कार्बन लिमिटेड के नंबर्स भी आए। नंबर्स मिले जुले कहे जाएंगे, बिकॉज रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा और मुनाफा टूटता हुआ दिखा। वन ऑफ द स्टॉक जो मजबूती के साथ ट्रेंड कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें साइडवेज मोमेंटम ही है। टेक्निकली ये चार्ट कैसे नजर आ रहा है? इसके अलावा अगर ऑटो एंसिलरी में कोई और स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है? ये तो अगर स्टॉक देखे तो बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक 440 के आसपास आ रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो वहां पे फिर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिलती है। और नीचे 350 330 ये एक नो सपोर्ट रेंज स्टॉक के लिए बना हुआ है। सो फिलहाल तो देख के ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव हमें नो देखने मिलेगा PCBL जैसे स्टॉक में। सो कोई ट्रेड सेटअप ये लेवल पे नहीं है, बट हाँ, अगर 300 350 से 330 की रेंज में आता है तो वहां पे कुछ काउंटर ट्रेड्स के लिए एक बार इसको रिव्यू जरूर कर सकते हैं। और जहाँ तक ऑटो है, ऑटो एंसिलरी का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट्स में हमने अपमूव देखा है,
22,700 से लेकर 24,000 350 के आसपास तक का में जो अप ट्रेंड हमने देखा है मार्केट में, उसमें ऑटो स्पेस का इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस के जैसा पार्टिसिपेशन नहीं रहा। हाँ, स्टॉक्स में नीचे के लेवल से इंडेक्स में या निफ्टी ऑटो इंडेक्स में पुल बैक मूव आया है, बट जैसी लीडरशिप हम देखते हैं, जैसे बैंकिंग और एनबीएफसी से लीडरशिप आई या इवन हम नो डिफेंस जैसे स्पेस से जैसे मूव हमने दिखा, वैसे ऑटो स्पेस में कहीं भी वो लीडरशिप नहीं लग रही है। इवन स्टॉक्स में देखेंगे तो एक्सेप्ट आई थिंक आइशर मोटर्स जो 52 हाई से ज्यादा गिरा नहीं है, बाकी के स्टॉक्स में रिकवरी इतनी पॉजिटिव साइड नहीं रही है। सो हमें लग रहा है कि मोर ऑफ एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा ऑटो या ऑटो एंसिलरीज, बट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फिलहाल टाइमिंग के लिए नहीं रहेगा। तो आई थिंक अभी भी थोड़ा और वेट एंड वॉच अप्रोच रखने की सलाह रहेगी ऑटो या ऑटो एंसिलरी स्पेस में। कन्वेक्शन मानो बिल्टअप होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। कुछ सेशंस में हम देखते हैं ऑटो सेक्टर में रफ्तार और उसकी इम्पैक्ट एंसिलरीज पर भी, लेकिन ऑल इन ऑल वॉलेटाइल मूव्स और इसी के चलते कन्विक्शन मिसिंग है, जिसके चलते इस सेक्टर को तो वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अभी बस 1 तारीख को ऑटो बिक्री के डेटा, ऑटो सेल्स के डेटा भी आएंगे। ये डेटा देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड कैसी रही है और ऑटो बिक्री क्या कुछ कहती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बिग एक्शन कैटेगरी वाले स्टॉक्स अब जान लेते हैं, और ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रविंदर, बताएं कौन से हैं स्टॉक्स बिग एक्शन कैटेगरी में? जी, बिग एक्शन वाले स्टॉक की बात करें तो मोस्टली इस पे जो है अर्निंग वाले कंपनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ पर बैंक ने जो है Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और उसमें बैंक का जो NII है उसमें जो है 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो है अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, जो 28% का जो है अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बैंक ने जो है इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर पैट जो है रिपोर्ट किया है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो 7 लाख करोड़ का जो है उसको मार्क को जो है क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो है यूको बैंक, जहाँ पर यूको बैंक में भी जो है कल Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और उसमें जो बैंक का जो पैट है उसमें 24% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें NII की, तो NII में भी अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट 24% का जो है इसमें अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट के चलते यूको बैंक में भी जो है आज 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो है PCBL केमिकल, जहाँ पर कंपनी ने कुछ ही देर पहले जो है Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और उसमें जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 4% का जो है अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो है 7.5% की जो है अपटिक देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अगर बात करें एबिटा की, तो यहाँ पे एबिटा जो है कंपनी का उसमें 6% की डिक्लाइन देखने को मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं मार्जिन में भी जो है उसमें 150 बेसिस पॉइंट का जो है प्रेशर देखने को मिला क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। तो एक वीक सेट ऑफ नंबर के चलते PCL में भी PCBL केमिकल में भी जो है डिक्लाइन देखने को मिली है। आखिर में बात करते हैं IT स्टॉक की। यहाँ पर IT स्टॉक में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर निफ्टी IT में जो है ऑलमोस्ट 2% की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें उसके कुछ स्टॉक्स की, तो LTI माइंडट्री में जो है 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं टेक महिंद्रा और पर्सिस्टेंट सिस्टम में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका ये बिग एक्शन कैटेगरी वाले स्टॉक्स हमें बताने के लिए। जैसे रविंदर भी बता रहे हैं, PCBL केमिकल इनफैक्ट वीक सेट ऑफ नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हुए। वैसे कार्बन ब्लैक कैटेगरी आप देखेंगे अगर इंडस्ट्री की अगर बात करें और केमिकल प्ले, लेकिन एंसिलरी की भी एंसिलरी ऑटो के लिए कही जाएगी, क्योंकि टायर में इस्तेमाल होने वाले कार्बन ब्लैक PCBL बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ICICI डायरेक्ट से। धर्मेश शाह हमारे साथ अब जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। एट प्रेजेंट IT, PSU बैंक, फाइनेंशियल्स, ये कुछ तमाम पॉकेट्स हैं जहाँ पर एक्शन है। ऑन द फ्लिप साइड ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट, मेटल, फार्मा, सारे के सारे बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से, स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आप? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली आई थिंक सो द मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी चल चुका था नीचे से, मतलब ऑलमोस्ट यू हैव सीन 12% राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ 21,700। वी बिलीव आई थिंक सो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, which stock specific action likely to continue. तो yes, definitely I think हमें लग रहा है यहाँ पे अगर देखना है तो definitely I think so defense is one thing which is running right now fine. कहीं ना कहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स काफी फोकस में, तो हमें लग रहा है कि yes, near term, not from the short term, आज इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, but from the coming week perspective, I think so defense is one which should be
आउटफॉर्म यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक भारत डायनामिक्स आई थिंक बीडीएल जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है वीकली पे और मंथली पे, तो ये डेफिनेटली इफ यू लुक आई थिंक सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पैरामीटर्स आल्सो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स हैव बीन 2x कंपेयर्ड टू द लास्ट 2 वीक्स, तो बीडीएल एक है जो हमें अच्छा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीडीएल इन द डिफेंस स्पेस वी डेफिनेटली लुक फॉर एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, अगेन एक्स्ट्रा माइक्रोवेव अगेन अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट एंड आल्सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द 52 वीक ईएमए बाइंग डिमांड कहीं ना कहीं 52 वीक ईएमए से आ रही है, तो वी बिलीव आई थिंक सो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज सीम्स टू बी गेटिंग ओवर एंड वी कैन बी लुक फॉर फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं 940 टू 960 इज लाइकली टारगेट फॉर एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। तो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव बीडीएल है जहाँ पे हमें लग रहा है कि डिफेंस के हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो अगेन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द पीएसयू बैंक्स, कहीं ना कहीं स्टॉक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, अदर वंस वन शुड बी डेफिनेटली लुकिंग आउट फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए ठीक है धर्मेश, आपका पॉइंट टेकन हो गया। आपने एक ही बार में काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई हैं। 17-18 पॉइंट के आसपास की बढ़त अभी भी निफ्टी पर बनी हुई है। देखो निफ्टी के फ्यूचर्स आगे हैं लाल निशान में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब अपने हाई से थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर रहा है नीचे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ही चीज़ सिर्फ रोक रही है बाज़ार को हल्का सा नीचे आने से, वो है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जैसे जैसे रिलायंस कमज़ोर होगा बाज़ार में हल्का हल्का सा प्रेशर बनेगा। ध्यान रखा जाए कोई भी ट्रेड ना लें, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि कंसोलिडेशन होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह रही हैं कि कंसोलिडेशन नहीं होगा और चलेगा। इस कश्मकश को मैंने प्रूव किया है आपके सामने ऑप्शंस के ट्रेड के ज़रिए। दोनों दिखा दी कॉल और पुट, और दोनों में आपको पैसे घमते हुए यानी कि जाते हुए दिखाए हैं। बट एनी हाउ अब स्टॉक्स जो हमने चुने हैं वही आपसे पता करूंगा। देखो मैं तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपको लगता है पैसे बनेंगे, सिर्फ वही शेयर्स के बारे में एक्सपर्ट से राय दूंगा। और मैं ये अमोल से, रुचित से और धर्मेश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पर आपको ट्रेड बने आप ज़ोर से बताइए, और जहाँ पर ट्रेड ना बने भले पास भी कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ना भी चर्चा करेंगे तो काम चल सकता है। एक शेयर है प्रेस्टीज एस्टेट, मैंने कल परसों भी इसके बारे में जिक्र किया था। रुचित भाई आपको याद होगा, शायद आपसे ही बातचीत हुई थी मेरी जब हमने रियल एस्टेट के शेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। प्रेस्टीज और ओबरॉय में मेरे पास चॉइस थी, तो प्रेस्टीज फाइनल होके आया था, आज भी चल रहा है 3-3.5% ऊपर है। बस मेरे को इतना पता करना है और कितना चलेगा। अब मैं लूँगा तो नहीं ट्रेड, खिंचा हुआ चढ़ा शेयर है, और कितना चलेगा बस ये बताओ। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड की जा सकती है। स्टॉक में 200 डेमा रेजिस्टेंस 1415 के आसपास आ रहा है। सो आज वॉल्यूम्स भी स्टॉक में अच्छे हैं, सो 1415 के आसपास तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 1400 तक के टारगेट है, जिनके पास पोजीशंस हैं वही सिर्फ होल्ड करें। होल्ड की स्टैंप लगाओ इस पर, होल्ड के स्टैंप लगाओ, और 1400 तक ही सिर्फ होल्ड करना है। नए वाले ना आए, पुराने वाले ना जाएं, ऐसा कुछ कुछ समझ लीजिए आप। एक शेयर और भी है, जैसे कल चला था एक आरबीएल बैंक, आज जैसे बंधन चल रहा है, बट वो परसेंटेज में कम है और कन्विक्शन में भी कम है, ये भी चेक करवाना है। ये अमोल सर आप चेक कीजिए, बंधन में कितना दम है आपको और लगता है? 2-2.5% ऊपर है। अमोल आवाज़ आ रही है आपको? अठावले जी आवाज़ आ रही है? तो बंधन बैंक जरा बता दीजिए। उनसे तो बात ही नहीं हो पा रही है, नेटवर्क डाउन है उनका। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं धर्मेश से ही पता नहीं करूँगा। धर्मेश के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है। धर्मेश अभी आप सेक्टोरियली चर्निंग की बात बता रहे थे, आप मेरे को आईटी की इंपॉर्टेंस बता सकते? परसेंटेज में बताइएगा, चलो मार्क्स में बता दीजिए, परसेंटेज में छोड़ दीजिए। आउट ऑफ 10 अगर मेरे को आईटी बाय करना है तो आप कितने मार्क्स दोगे आप? I will do 6 to 7 marks out of 10. The reason भी कहीं ना कहीं डीपी जी आईटी काफी डिवाइडेड है यहाँ पे, मतलब कि अगर जैसे मैंने आपके शो पे लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप आईटी इंडेक्स अगर ओवरऑल देखें सिंस इंसेप्शन, तो एवरेज करेक्शन जो आईटी इंडेक्स में रहते हैं सिंस इंसेप्शन देयर हैव बीन 3 to 4 मेजर करेक्शंस, और ये जो 3 से 4 जो मेजर करेक्शंस हुए वो कहीं ना कहीं 28 से 34% के आसपास हुए। करंट करेक्शन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 34% फ्रॉम द टॉप ऑफ द मंथ ऑफ 2025 का जो भी हाई था आईटी इंडेक्स का, तो वहां से हमने ऑलरेडी 34% करेक्शन देख चुके।
हमें लग रहा है प्राइस वाइज आईटी करेक्शन इज डन, यहाँ बॉटम आउट होना चाहिए। और ऑल द टाइम जब भी 30 से 35% का करेक्शन हुआ है उसके बाद आईटी इंडेक्स मेक्स अ न्यू हाई इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। वी बिलीव आई थिंक सो कमिंग क्वार्टर, एक आध क्वार्टर हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स एक बेस फॉर्मेशन में चले जाए और ये बेस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड की तैयारी करेगा। तो यस डेफिनेटली आई थिंक सो वी शुड डेफिनेटली फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर करना है। आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक टीसीएस, एक हमारा टॉपिक में आती है। अपार्ट फ्रॉम टीसीएस स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, एलटीआईएम, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। तो डेफिनेटली फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मैं ना बोलता हूँ कि मत करना, क्योंकि हो सकता है काफी न्यूज फ्लो की वजह से ऊपर नीचे होती है आईटी इंडेक्स टैरिफ के चक्कर में। बट अगर आपका व्यू है 6 महीने से 1 साल का, तो ये राइट टाइम है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के हिसाब से। तो आई थिंक सो आई विल डेफिनेटली बाय द आईटी स्टॉक, बट मोर फोकस टुवर्ड्स द लार्ज कैप्स। इस बीच अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी आ गए हैं, मैं वो नंबर्स भी आपको नोटिस कराता हूँ, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। नंबर्स इसलिए नोटिस कराता हूँ क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आया है इस बार। प्रॉफिट आया 900 प्लस करोड़ रुपए का और अनुमान था करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास का आने का। तो अंबुजा में एक सडन स्पाइक सा बना है। एक बार रुचित आप चार्ट देख के रखना, हाँ अगर कुछ और चीज़ मेरे को पता करनी हो तो बताता हूँ आपके सामने। इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है, करीब 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट तो मैंने ऑलरेडी 900 करोड़ रुपए के आसपास का बता दिया। बस आपको सिर्फ एक मार्जिन्स के नंबर और चेक करने हैं और मार्जिन्स कैसे रहते हैं। हालांकि कमेंट्री में ये भी आता है कई बार कि आगे चल के वो प्राइस फैक्टर को लेके बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। आप पूछ तो नहीं सकेंगे, बट मैनेजमेंट अगर बताना चाहे तो वो एक रीजनिंग के साथ बता सकती है कि हम दाम बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, होता है जब भी सारी सीमेंट कंपनीज एक साथ ही हैं, जिसको कार्टलाइजेशन भी टिपिकली कहते हैं। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से बुरा भी समझते हैं, बट अंबुजा सीमेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट अभी तक तो ये है कि प्रॉफिट उम्मीद से काफ़ी बेहतर आया, रेवेन्यू भी बढ़ा। मेरे पास मार्जिन्स के नंबर्स नहीं है, जैसे आ जाएंगे मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। रुचित एक बार जल्दी से देख लेंगे, चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, मेरे को नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आई थिंक प्राइस वाइज तो कुछ ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है, बट मोर एक कंसोलिडेशन ही लग रहा है कि जहाँ पे 530 525 की रेंज में सपोर्ट स्टॉक के लिए रहेगा और सामने 550 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। सो हमें लग रहा है कि मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज पॉसिबल है कि स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा कुछ रनअप मूव जैसा भी नहीं लग रहा है कि कोई बड़े मूव आपको इधर साइड स्टॉक में नियर टर्म में देखने मिलेगा। एक और चीज़, अगर आप इसको YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख रहे हैं तो तस्वीर थोड़ी आपको अलग अलग दिखेगी। जो मैंने आपको नंबर्स बताए थे वो YOY बेसिस पर, यानी कि साल दर साल बताए थे। अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो नंबर्स में बहुत सारी चीज़ घटी हुई भी हैं, यानी कि कम हुआ प्रॉफिट है, कम हुआ रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखेंगी। तो आप YOY देखते हैं या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, वो आपका फैसला है। वैसे ये कमोडिटी स्टॉक्स है, इसको टिपिकली YOY ही देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए। रुचित ने बता दिया आपको, फिलहाल ये रेंज का स्टॉक है, कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रही मेरे को, तो प्राइस एक्शन भी नहीं दिख रहा। एक बार वापस से रिफ्रेश कर लो, पता लगे आपके चार्ट ही हैंग है, 3 रुपये का भी काफ़ी देर से वही दिख रहा है। अगर ये प्राइस हैंग नहीं है तो फिर तो और गंभीर स्थिति है कि अंबुजा इस तरह के नंबर्स के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा। आई होप सो एक बार यस, अब 6.5 रुपये का फॉल है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY थोड़ी सी कैलकुलेशंस में फ़र्क है। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी अगर मेरे पास आ गई अंबुजा की मार्जिन्स वगैरह वाली, तो वो भी रख दूंगा आपके सामने। आईटी और बैंक्स की तरफ से सपोर्ट मिलते हुए वहीं ऑटो, रियल्टी, एनर्जी, मेटल और फार्मा में बिकवाली का दबाव। 24,357 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज और बैंक निफ्टी 55,490 के आसपास। सेक्टर स्पेसिफिक जहां हम देख रहे हैं साइडवेज मोमेंटम मेजॉरिटी सारे सेक्टर में। फर्स्ट हाफ में जो तस्वीर नजर आ रही थी, सेकेंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल उसकी विपरीत तस्वीर है। हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट है और सिर्फ आईटी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स है जो कि संभाल रहे हैं। लेकिन एक और
और क्षेत्र है जहां से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और वो है डिफेंस क्षेत्र। जी हां, डिफेंस शेयरों में 2 दिनों से लगातार तेजी का दौर जारी है। इस तेजी की कई सारी वजह हैं और डिफेंस की जहां बात चल रही है, कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कंसर्न्स हैं जो कि छटते नजर आए और उसी का एक इम्पैक्ट है, या फिर जो भी ट्रिगर्स वॉच आउट करने आपको, वो सारे के सारे बता रहे हैं हमें अभिषेक। सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पर भी। अभिषेक, डिफेंस की चाल मजबूती के साथ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी एक्शन है वैसे? मानसी, बिल्कुल आज एक्शन है और आज नहीं कल भी एक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। और हम कह भी रहे थे कि ये देखिए होता क्या है कि बाजार में कई बार आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कई बार टेक्निकल करते हैं, लेकिन ये सेंटिमेंटल एनालिसिस का विषय है। डिफेंस में अगर हम शेयरों में तेजी की बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर 2 दिन में करीब 22% दौड़ गया शेयर। ये कोचिन शिपयार्ड में 16% की तेजी रही है। मझगांव डॉक में करीब 14% के आसपास का उछाल। और इसके अलावा HAL, मिश्र धातु निगम, भारत डायनेमिक्स, कुछ और शेयर हैं जहां पर हमने 2 सत्र में 8 से 10% के आसपास की तेजी देखी है। और सिर्फ तेजी नहीं हो रही है, ये जो तेजी आ रही है बड़े वॉल्यूम के साथ आती हुई दिख रही है। दरअसल देखिए, जब से पहलगाम वाली घटना हुई है तब से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। 6 दिन लगातार वो छिटपुट घटनाएं अलग अलग सीमाओं पर हुई है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि अभी तक किसी की तरफ बयानों में भी कोई संकेत मिले नहीं हैं, लेकिन बाजार में ये चर्चाएं थोड़ी सी गर्म है, लोगों के मन में ये चीज़ें प्रश्न उठ रहे हैं और उसके चलते डिफेंस शेयरों में हम देखने की सेंटिमेंटल बाइंग जरूर हो रही है। कल एक डील भी हुई थी राफेल के साथ मरीन जेट को लेकर। फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने का करार हुआ था और ये डील थी 63,600 करोड़ रुपए की, तो बड़ी डील हुई थी। और कल भी हमने डिफेंस शेयरों को दौड़ते हुए देखा था। ये इस डील में देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल थी, MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेट वाली चीज़ें भी शामिल थी। और ये जो डील है ये 2030 तक, मतलब डिलीवरी जो होनी है इन जेट्स की 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो ये तो शेड्यूल्ड रही होगी, लेकिन अब चूंकि सेंटिमेंट कुछ इस तरह का है, माहौल थोड़ा सा गर्म है, तनातनी है पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद डिफेंस में तेजी थोड़ी सी और बढ़ गई। कुछ अगर हम स्टार जो परफॉर्मर हैं, अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो HAL ये वायदा का स्टार परफॉर्मर है। पिछले 2 महीने में शेयर में 50% के आसपास की तेजी दिख चुकी है। जो लोज बने थे 28 फरवरी के आसपास के, वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो 50% ये शेयर चल गया है। BL एक और शेयर है डिफेंस का जो कि बहुत सारे काम करता है, जिसमें कि रडार बनाता है और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है कंपनी है। इस शेयर में भी तेजी लगातार हो रही है। पिछले 8 में से 7 सत्र में ये शेयर ऊपर रहा है और 4 महीने की ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहा है। FY25 में 23,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर इसने हासिल किया है। तो BL लगातार फोकस में है भी, हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी शेयर आ रहा है और तेज रफ्तार भी है। एक और कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर, पिछले हफ्ते खबर आई थी कि इन्होंने SMPK के साथ एक 30 साल का लीज अग्रीमेंट किया था और उसके बाद शेयर में तेजी बनी थी। आज भी जबरदस्त रफ्तार के साथ ये शेयर दौड़ रहा है। तो डिफेंस वाला शेयर फिर से एक्टिव है, बहुत पैसे जनरेट करके डिफेंस शेयरों ने दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को सावधान रहना भी चाहिए क्योंकि एक तरफा मूव के बाद हमने एक भारी करेक्शन का दौर भी देखा था। तो ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है, लेकिन थोड़ा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि कहां पर मौके बन रहे हैं और कहां कितना संभल के रहना चाहिए स्पेस में। मानसी, कहा आपने, ये टेक्निकल या फंडामेंटल नहीं, ये तो सेंटिमेंटल एनालिसिस है। और इन दिनों जो चहल पहल, इन दिनों जो खबरों का दौर चला है, इसके चलते इस क्षेत्र पर फोकस भी है। हम आपको इसे कनेक्ट करके भी बता रहे हैं इक्विटी मार्केट्स को, बट ऑफ कोर्स ये एक सेंटिमेंटल अप्रोच है जिस पर नज़र होनी चाहिए। आदित्य, डिफेंस क्षेत्र इन दिनों काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो इनफैक्ट डिफेंस और शिप बिल्डिंग में अच्छा मजबूती का रुझान है भी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि साइडवेज मोमेंटम भी इस सेक्टर ने देखा। इस तेज़ी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में बजट के टाइम इनफैक्ट बातचीत भी हो रही थी कि नौ सरकार की तरफ से काफ़ी सारी मुहिम, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स जिसका इम्पैक्ट जो तमाम सेक्टर्स में पड़ने वाला है, उसमें एक ये स्पेस भी है। सो वहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और इस वक्त जो मजबूती है, इस मजबूती में क्या एक बार एग्जिट करने की राय, क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? Very good afternoon to you and to everyone.
देखिए बाजार में मूड माहौल अच्छा है और डिफेंस में खासकर ज्यादा अच्छा मूड माहौल है क्योंकि इधर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाजार में सबसे दमदार तेजी अभी डिफेंस में ही चल रही है, जैसे आप बता रहे थे कि कैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या क्रॉस बॉर्डर टेंशन के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है। फंड्स इधर जा रहे हैं, सेक्टोरल रोटेशन डिफेंस की साइड हो रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एक इवेंट यहाँ पे प्ले आउट हो चुका है। शॉर्ट टर्म अप मूव जो है वो प्ले आउट हो चुका है। अगर इस वीक की बात करें तो अच्छा समय मुनाफा वसूली करने का। बट अगर नजरिया 1-2 महीने का है तो मुझे लगता है कि वापस ये सेक्टर में एक अप ट्रेंड चालू हो रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के रखनी चाहिए। ऊपर के लेवल अभी भी यहाँ से देखे जा सकते हैं अगर थोड़ा लंबा नजरिया बनाए तो डिफेंस स्टॉक्स पर ये एक नज़रिया बनता हुआ एक्शन है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करीब 2-2.25% की गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। HAL के स्टॉक प्राइस पर भी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन। एक नज़र एडवांस डिक्लाइन रेशियो और इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए, बिकॉज बाजार में जो वॉलेटाइल मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं, फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स का बढ़ना जो है वो एक कंसर्न ज़रूर पैदा करता हुआ। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का रुझान है। और निफ्टी कंपनियों की ही लिस्ट की अगर बात करें, बजाज ट्विंस के आज नंबर्स आने वाले हैं। ट्रेंड अभी थोड़ी देर पहले हम उसके अनुमान आपको बता रहे थे। बजाज फाइनेंस के नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में वॉलेटाइल मूव्स टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिले हैं। धर्मेश, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, बजाज फाइनेंस बोर्ड कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर विभाजन पर भी विचार कर सकता है। नंबर्स से ठीक पहले कंसर्न्स हैं, बजाज फाइनेंस क्या इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? Yes, definitely. I think so. We remain to be constructive, positive for Bajaj Finance. I would say that overall NBFC space as a whole looks positive from the current levels. वही बात बजाज फाइनेंस थी तो एक देखे कि जब बाजार करेक्ट हो रहा था मार्केट February मार्च में, the only stock which was been outperformer inside the banking financials apart from banking was Bajaj Finance. And Bajaj Finance कहीं ना कहीं price performance पे अगर आप देखेंगे, I think so it's made a new high even in this falling market. Even though I think so yes, result है तो थोड़ी volatility रहेगी। 8560, 8600 remains to be the very strong support for Bajaj Finance, जो हमें लग रहा है कि इस volatility में होल्ड करना चाहिए। टू शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 8800, 8840 के आसपास का भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट आ रहा है बजाज फाइनेंस का। हमें लग रहा है जो हिसाब से पैटर्न बन रही है कहीं ना कहीं आई थिंक सो इट्स मोर फॉर ब्रीदर happening after sharp move from 8000 to 9500, तो इट्स मोर फॉर रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये डेफिनेटली आई थिंक सो रिजल्ट्स पे हम कमेंट नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं मीडियम टर्म बात करें तो वी बिलीव आई थिंक सो बजाज फाइनेंस can be look for target of around 9900 from the current levels. So buy on dip should be the strategy for Bajaj Finance. अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानकर चल सकते हैं। नतीजों से ठीक पहले 9074 के लेवल्स पर 9900 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। आइए एक बार आपको बताते हैं बजाज फाइनेंस के नतीजों के अनुमान क्या है, एक्सपेक्टेशंस इन नंबर से क्या है, और इस पर रिसर्च की है हमारे सहयोगी वरुण ने। वरुण बताइए, बजाज फाइनेंस के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जानी चाहिए? देखिए ठीक ठाक नतीजे आपको बजाज फाइनेंस के देखने मिलेंगे, जहाँ पे एनआई में करीब 23% की बढ़ोतरी होगी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% और मुनाफे में 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये कंपनी ने जो अपना अपडेट दिया था Q4 का, उसमें कंपनी ने कहा था कि जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। AUM जो है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। न्यू लोन्स बुक जो है उसमें 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और जो डिपॉजिट बुक है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके लिए हमारा मानना है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइज बढ़ी है और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है उससे आपको आते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स में करीब 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इस बार पीक आउट हो जाएंगे, तो आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर में हालांकि आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं हम, करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मदद मिलेगी। गाइडेंस पे नज़र रखेगा, लेकिन नतीजों के अलावा एक और चीज़ पे आपको नज़र रखनी है और वो है स्टॉक स्प्लिट या बोनस, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि नतीजों के साथ वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस का भी ऐलान करने वाली है, तो सभी की नज़र इस पे भी रहने वाली है।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजाज फाइनेंस के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नतीजों का इंतजार है, नंबर्स आने के साथ साथ इसे व्यू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त एक्सपर्ट की अगर माने इस गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है बजाज फाइनेंस पर। आइए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन का चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन की रणनीति लेकर। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताइए। मंजी, तो देखिए काफ़ी शार्प डिक्लाइन के बाद आईटी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि हमने देखा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, मतलब रेट सेंसिटिव ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब थोड़ी सी बस स्टेबिलिटी आईटी में, खासतौर से आईटी मेजर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और इन्फोसिस जो कि करीब अच्छी करेक्शन झेल चुका है, जो करीब 2000 के लेवल से 1300 तक के लेवल आने के बाद अब अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आज ने रिक्लेम किया है। इंडिकेशन ये है कि ये रिकवरी और फर्दर स्ट्रेंथन हो सकती है, तो थ्रू कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो जो 1500 वाली कॉल करीब 49 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 38 के स्टॉप लॉस के साथ 68 तक के टारगेट्स के लिए। रिस्क रिवॉर्ड के केस में 4400 का आपको इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इस पोजीशन में 7600 तक के अपसाइड का पोटेंशियल। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन की रणनीति में बताने के लिए। इन्फोसिस 1500 की कॉल खरीदने की राय 49 रुपए के दाम पर ही आपको मिलेगी। 68 का एक अपॉर्चुनिटी आप मानकर चल सकते हो। स्टॉप लॉस 38 का आपको लगाना होगा। वर्कआउट करने पर 7600 का अधिकतम मुनाफा होता दिख सकता है और अगर ये रिवर्स जाएं तो फिर 4400 तक के अधिकतम नुकसान के भी संकेत हैं। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर चल जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। अपने एडवाइज़र से इसीलिए एक बार राय ले, सलाह ले और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर बातचीत होगी और साथ ही BTST STBT ट्रेड्स भी लेने की कोशिश होगी। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कई बार बाजार देखिए ऐसा होता है कि आप लेवल्स देख देख के थक जाएंगे और सच में थकान फील होने लगती है। आज का बाजार कुछ ऐसा ही है, रेंज में ऐसा फंसा है शुरुआती गिरावट गंवाने के बाद कि कई बार लगता है कि अच्छा लेवल फ्रीज तो नहीं हो गए, कहीं अटक तो नहीं गया टर्मिनल आपका। निफ्टी 25 अंकों के हल्के से गेंस पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 38-40 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पर है। तो ये आज आलम है बाजार में एक दायरेबंद कारोबार का, लेकिन कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं और जहां मौके बन रहे हैं ट्रेड को लेकर, वो मौके भी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं और ये खबर है भारती एयरटेल को लेकर। दरअसल कंपनी ने ये कहा था कि उनका जो स्पेक्ट्रम का बकाया है उसको सरकार इक्विटी में बदल दे, तो होगा ये कि सरकार पहले इस प्रस्ताव की जांच कर सकती है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वोडाफोन में पहले से सरकार की हिस्सेदारी थी, बाकी फिर वोडाफोन ने कहा कि अच्छा हमारा बकाया है, आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। शायद लगा कि ये रास्ता ठीक है, तो फिर ये ऑफर भारतीय एयरटेल ने भी कर दिया। बताइए सरकार क्या कह रही है अब? दूरसंचार विभाग किसी भी तरह से भारतीय एयरटेल के ड्यूज को इक्विटी कन्वर्ट करने के अभी कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर पूरा विचार करेगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा था कि 40,000 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ये जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए भी ऐसा किया गया। हालांकि सरकार मानती है कि अगर कंपनियों के लिए ऐसा किया गया तो एक रास्ता खुलेगा जब कोई भी कंपनी अपने ड्यूज पे नहीं करना चाहेगी और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कहेगी। वोडाफोन आइडिया का भी जो इक्विटी है वो अभी इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किया गया तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी और सरकार चाहती है कि कंपनियां उन्हें ड्यूज पे करें और ना कि इस सबको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। बात करें और रिलीफ की, तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को लेकर भी रिलीफ मिल सकती है सरकार की तरफ से कंपनियों को। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की बात 3 से 4% AGR का होता है। सितंबर 2022 में सितंबर 2021 से पहले के ऑक्शन को
पे छूट नहीं दी गई थी स्पेक्ट्रम पे, उसके बाद के लिए दी गई थी। और अभी सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि उससे पहले के ड्यूज पे भी कुछ छूट दी जा सके। वोडाफोन आइडिया को इससे 5 से 6 हज़ार करोड़ का मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है, और भारतीय एयरटेल को भी कुछ हज़ार करोड़ का फायदा हो सकता है। इस जानकारी के लिए देखते हैं कि इस पर आधिकारिक कोई टिप्पणी कब आती है मैनेजमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। ये आंकड़े हैं कि बकाया कितना है टोटल एजीआर का, स्पेक्ट्रम का, और टोटल आंकड़े मिला के फिर ऊपर आपको आंकड़ा दिखेगा 93,000 करोड़ रुपए के आसपास का भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल पर एक व्यू ले लेते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। भारतीय ने पैसे बना के दिए तो हैं, पिछले अगर हम 2 महीने देखेंगे तो करीब 15-16% ये शेयर चला है। कई बार इतना रिटर्न अगर साल भर मिल जाए तो अच्छा माना जाता है, ये तो 2 मिनट में दे दिए हैं भारतीय एयरटेल ने। क्या कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको शेयर जाता हुआ दिख रहा है, या फिर जो डिप्स आएंगे वो बाय का मौका होगा शेयर में? देखिए, स्टॉक में कंसोलिडेशन तो है अभिषेक जी, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। स्टॉक में देखिए डिप तो है, एक कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है कि जो इस स्टॉक ने गैप क्रिएट किया था, हो सकता है अपने गैप को टेस्ट कर सकता है, और तो उसी हिसाब से लेवल्स जो इसमें बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1790 से लेके 1770 के। तो इस लेवल को एक बार टेस्ट करे तो फिर से एक बार रीअसेस करना चाहिए। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल एक डिप का इंतजार करें, वहां पे शायद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आगे बन सकती है। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स के साथ। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले आपके शेयर से शुरू कर लेते हैं, फिर तो इतने सारे शेयर, इतनी खबरें आपसे हम जानेंगे उस पर। आप बताइए, आपने क्या स्टडी की है सर, और आपके हिसाब से कहां पैसे बनेंगे अभी बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है लगातार। यहाँ पर खरीदारी के मौके रडार पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले खरीदारी वाला स्टॉक रडार पे आया है, वो है गुजरात गैस लिमिटेड। और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड दिखाया है। एक लगातार सीरीज ऑफ हाइट एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन बन रही है, और आज एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो गुजरात गैस लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 471 एंड 478 के टारगेट होंगे। पहला टारगेट 471 का होगा, दूसरा टारगेट 478 और 480 तक की भी अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 457 का, 457 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा, और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी गुजरात गैस लिमिटेड। इसके अलावा आईटी स्पेस पर भी फोकस है, क्योंकि काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा हमारे रडार पर आया है। टेक महिंद्रा में निचले स्तरों से काफी अच्छा बॉटमिंग आउट ऑफ प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अंडरलाइन हमें 1550 तक की हो जाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 1500 का कॉल ऑप्शन, एट द मनी का कॉल ऑप्शन, जो फिलहाल 48 से 50 रुपीज के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। इसका लॉट साइज 600 का है, इसलिए यहाँ पर अगर हम रिस्क देखें तो 42 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 42 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा के 1500 के कॉल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 56 एंड दूसरा टारगेट 65 का होगा। 56 और 65 तक की अपसाइड हमें टेक महिंद्रा के 1500 कॉल में देखने को मिल सकती है। ओके, सो टेक महिंद्रा पर ये एक नजरिया बनता हुआ। नीलेश, हाय, गुड आफ्टरनून। आईटी सेक्टर में अच्छी खासी चाल, और इसका जिक्र भी आप कर रहे हो। मिड कैप आईटी प्लेयर्स की अगर बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक प्राइस को देखें, अच्छे खासे एक्शन के बीच वहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी छोटी मझौली आईटी कंपनियों में लार्जर आईटी प्लेयर्स के साथ साथ अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज दिख रहा है। आपकी राय मिड कैप आईटी स्पेस पर क्या होगी? देखिए, खरीदारी की सलाह हमने दी है आईटी स्पेस में, और आईटी स्पेस हमें मोमेंटम के लिहाज से अच्छा नजर आ रहा है, और हम इस पर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो आज हमें मूव देखने को मिल रहा है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से परसिस्टेंट सिस्टम में हमें निचले स्तरों से एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 5600 से लेके 5750 तक की अपसाइड हमें
परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिल सकती है एंड 5280 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा LTI Mindtree एक दूसरा काउंटर है आईटी स्पेस में से जहां पर हमें काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। एक फॉलोअप मूव 4750 से 4800 तक की जोन में इस पर्टिकुलर काउंटर को ले जा सकता है। 4480 के स्टॉप लॉस से LTI Mindtree पे भी नजर रख के चल सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छी एक्शन के बीच कामकाज और यह एक्शन और ज़्यादा मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी के चलते स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए इन स्टॉक्स में पोजीशंस की मेंटेन की जा सकती है। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जा सकती है। 3 बज गए हैं और आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मार्केट एट 3 का अब रुख करें। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 बजे बाजार में एक्सचेंजेस पर आई सारी की सारी खबरों का टेक लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जैसा कि अर्निंग सीजन चल रहा है तो सबसे पहले अंबुजा सीमेंट्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आय में करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो मुनाफा करीब 52% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। PCBL के नतीजों की बात करें तो आय में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफा भी हल्का सा बढ़ा है, लेकिन एबिडा की बात करें तो एबिडा 7% गिरा है और एबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। NBCC पर भी एक खबर है जहां पर कंपनी को NEEPC यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से 131 करोड़ का ऑर्डर मिला है टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। IGL पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर एंटिक ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य रखा है 614 रुपए का। कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अनुमान से कम आया है और मार्जिन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते शेयर में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में बात करें ग्लोबल अपडेट की, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स पर जो टैरिफ लगता है उसमें राहत दे सकते हैं। कारों और ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसमें टैरिफ पर राहत मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते आज ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उस पर फोकस बना हुआ है। तो ये सारे वो 3 बजे के अपडेट है जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। निफ्टी के अंदर देखिए बढ़त फिर से सारी गुम हो गई है और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, ना चलेगा ना टूटेगा, बाजार फिलहाल रेंज में रहेगा। 200 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस है और 200 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है और आप सुबह से उसी लीनियर निफ्टी को देख पा रहे हैं जिसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींची हुई है। बट एनी हाउ, कल M&M और SML Isuzu को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। सेकेंड डे इन दोनों शेयर्स का हाल क्या है, क्योंकि SML Isuzu डीलिस्ट नहीं होगा, लिस्टिंग के तौर पर वो भी कामकाज करेगा। एक बार दोनों शेयर एक बार जरा दिखा दीजिए। M&M कल बढ़िया था, डील नेगोशिएटर अच्छा बना तो इसको कल तेज़ी थी। SML Isuzu डील नेगोशिएटर में थोड़ा लॉस दिखा रहा था। दिखाओ एक बार SML लिखना, आ जाएगा आपके पास। SML लिखो, स्वराज माजदा के नाम से कंपनी है वो, स्वराज माजदा लिमिटेड SML। ठीक, चलो एनी हाउ छोड़ दो। तो अब वो भी कल 10% के आसपास टूटा। M&M पे एक बार आपका टेक आ रहे थे, एक बार आप इसको देखेंगे। कल तो अच्छा चला, आज वापस क्रैक है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे डिम्पी जी की ऑटो सेक्टर में एक हलचल मची हुई है और खासकर अगर हम M&M की बात करें तो थोड़ा सा कल एक बाउंस आया बट आज सेल ऑफ हो गया। बट मोस्टली कॉल राइटर्स यहाँ पे काफी हावी है। 29,070 पे काफी स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेरिश या सेल ऑन राइज अप्रोच रखना चाहिए और ऊपर के लेवल से 3,000 एक्चुअली एक इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क है। तो अभी फिलहाल बाइंग का अप्रोच नहीं बना है, बाइंग करनी है तो 3,000 को डिसाइसिवली क्लोज होने दे। तेजी के लिए ये राय रहेगी और मंदी के लिए 3,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको पकड़ के यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का अप्रोच बनाया जा सकता है। आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट आपसे पता करना चाहता था। अगर ये 24,400 450 वाला रेजिस्टेंस एरिया टफ है तो कोई पुट लेके जा सकते हैं? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बिल्कुल ख़त्म ही कर दूं समय को और सस्ते पे चला जाऊं तो कल की एक्सपायरी की ले लूँगा। 30 तारीख कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की।
अगर आपको लग रहा है नहीं कि इतना भी छोटा मत करो, थोड़ा हफ्ते भर का समय दे दो, तो फिर मैं अगले हफ्ते की भी पुट ले सकता हूँ। स्ट्राइक जो भी आपको डिसाइड करनी है आप डिसाइड करो। पहले तो ये बताना पुट लेना समझदारी है कि नहीं। मैं छोटे से स्विंग को प्ले करना चाहता हूँ। मेरा पहला टारगेट है 24,200, दूसरा है 24,000। प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? पीजी प्रोबेबिलिटी मोर देन एवरेज लगती है कि बाजार ने अभी हॉल्ट ले लिया है 24,500 रेजिस्टेंस मान के एक हॉल्ट ले लिया है, तो थोड़ा करेक्ट साइडवेज टू करेक्शन वाला माहौल लगता है। विक्स भी बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि बेयर्स की साइड प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। तो नेक्स्ट हफ्ते की एक एक्सपायरी की बेट ली जा सकती है 8 मई की। अभी निफ्टी चल रहा है 24,326 चल रहा है, तो 24,500 का पुट ले सकते हैं और 24,100 का पुट बाय कर सकते हैं। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बट ओवरऑल नजरिया इधर मंदी का रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि 24,100 तक निफ्टी आ सकता है। मैं वैल्यूज अगर डाल लूंगा तो इधर मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा, बट ये रणनीति यहाँ पे करी जा सकती है। 500 वाली पुट आप जो कह रहे हैं कि उस पर हमको थोड़ा फोकस करना है, चलो ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि ऑप्शंस के अंदर अगर समय नहीं देना, मैं एज एन व्यूअर भी सोचूं, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शंस के अंदर मैं समय नहीं भी दूं, तो मैं कम से कम इस चीज़ से बचा रहूं कि अभी मेरे को कोई बड़ा सौदा नहीं लेना है। देखो 17.5 का विक्स पे अभी एक खबर का अनफोल्ड होना बाकी है। खबर कुछ भी हो, कैसी भी हो, अनफोल्ड तो हो जाए, आपको और हमको पता तो लग जाए हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप सरकार नहीं एक्शन ले रही तो आप एक्शन क्यों ले रहे हो ज़्यादा माल भरने का? अब अपना कम माल भर के बैठो सिस्टम में, जैसा मौका मिलेगा वैसे काम करना। मैं ना मंदी में हूँ ना मैं तेज़ी में हूँ। 10 चीज़ें ऐसी हैं जो रोकेंगे नहीं बाज़ार को और 10 चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ने नहीं देंगी मार्केट्स को। इसलिए फ़िलहाल मैं वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में हूँ। निरेशन, मेरे को एक चीज़ आपसे और पता करनी है, क्या आईटी वर्सेस बैंक कल के सेशन में हो सकता है क्या? क्योंकि आपने आज 2 शेयर आईटी के दिए मेरे को, एक दिया था आपने इन्फोसिस, दूसरा दिया था टेक महिंद्रा। मैं कन्विक्शन समझ सकता हूँ, तो बैंक को पीछे हटना होगा अगर आईटी को आगे चलना है, क्योंकि एफआई ऑलरेडी 42% लॉन्ग है। तो ये हो सकता है कि मैं बैंकिंग में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। दोनों दिखाओ, आईटी एंड बैंक एक साथ दिखाना स्क्रीन पर। नीलेश जैन। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए सबसे पहले अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर गिरावट के बाद हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। निचले स्तर पर 32,000 के नीचे फिसल चुका था, वहां से हमने 36,000 तक का मुंह देखा है। तो ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में है। और वहीं उसके विपरीत बैंक निफ्टी में देखें तो ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। हम एक रैली ऑलरेडी देख चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन जो हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्पेस से। और आज का अगर कैंडल अगर हम देखें तो लगभग ये शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर 55,500 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो एक थोड़ी सी खराब क्लोजिंग मैं कहूंगा वो मानी जाएगी। और आरएसआई पर भी नजर डाले बैंकिंग में तो 72-75 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक ओवरबॉट है बैंक निफ्टी और ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल दिखा रहा है निफ्टी आईटी। तो आईटी लॉन्ग बैंक शॉर्ट ये एक पेयर ट्रेड काइंड ऑफ ट्रेड हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो आईटी में हम मोमेंटम को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं और बैंक में फिलहाल एक पॉज आता हुआ देख रहे हैं। आईटी का कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं जिसके पास 1% से ज़्यादा का गेन ना हो, और बैंक का कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं है जिसके पास 1% से ज़्यादा गेन हो। ऐसा कोई भी शेयर नहीं आपको दिखेगा बड़े शेयरों में से। तो ये डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है और आप कई बार फील भी कर चुके हैं मार्केट्स के अंदर। मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नोटिस करवा रहा हूँ कि 100 रुपये ही होता है। कभी इस बच्चे को देते हो आप पैसे तो कभी उस बच्चे को देते हो पैसे। पैसे वही हैं सिस्टम में जो घूम रहे होते हैं। एनी हाउ, मैं एक और खबर जो आज या कल 2 दिन काफ़ी सुर्खियों में रही वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसका नतीजा है, नतीजों में करीब 8% की तेज़ी दिखी शेयर्स में। उसके बाद वजह क्या थी, ऐसा क्या हो गया था नंबर्स में, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद मिर्जा जुड़ रहे हैं। शरद जरा बताएं, ऐसा क्या हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो 6 महीने में नहीं चला वो 2 दिन में चल गया? बिल्कुल, रिलायंस जो है पहली बार जो है 1400 के पार हुई और ये जो है आपको लास्ट टाइम ये आंकड़ा दिखा था 9 अक्टूबर 2024 को। अब इंटरेस्टिंगली बता दें कि नतीजे और अच्छे ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट से पिछले 2 दिन में स्टॉक में 8% की तेज़ी आई है
और ओवरऑल कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। जब मैं कंज्यूमर बिजनेस फेसिंग बात करूं तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनके जियो की बिजनेस आती है और इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली रिटेल बिजनेस, यहाँ पे भी जो है एबिडा जो है ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिला है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 6 मार्च को 1400 रुपये का टारगेट दिया था और वो टारगेट अभी हासिल हो चुका है और अप्रैल के निचले स्तर से देखा जाए तो स्टॉक 20% भाजा हुआ। याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ चुका है रिलायंस का स्टॉक और फोर्थ क्वार्टर और मुनाफा का जो अनुमान था वो बेहतर देखने मिला था। हालांकि मार्जिन्स ओवरऑल उनके लेगेसी बिजनेस में, जिसको ऑयल टू केमिकल या ऑयल टू गैस कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर आए थे तो उसके कारण मार्जिन्स में गिरावट आया था। अब फॉरेन हाउस ब्रोकिंग्स के क्या क्या जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी क्या राय है और लक्ष्य क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। नुवामा में खरीदारी की राय है 1708 का लक्ष्य है। जेफरीज में भी खरीदारी की जो है राय है 1660 का टारगेट प्राइस है। CLA से आउट परफॉर्म है। नोमुरा की भी जो है खरीदारी की राय है। ओवरवेट में मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन है जहाँ पे इनके जो टारगेट प्राइस है 1530 और 1606 पे आता है। मोतीलाल ओसवाल पे 1515 है और मैक्वारी का भी आउट परफॉर्म रेटिंग है 1500 का लक्ष्य दिया है। तो यहाँ से भी जो है आप कह सकते हैं 1500 से 1700 तक का जो है टारगेट्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस और डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस मिलके अभी दे रहे हैं। यानी कि अभी भी जो है आप कह सकते हैं एक अपसाइड पोटेंशियल है 15 से लेके 20% तक का। और याद रखें रिलायंस का वेट जो है निफ्टी में कंट्रीब्यूशन हैवी है। निफ्टी बैंक हमने देखा रिसेंटली अपने लाइफ टाइम हाइस को टच किया। निफ्टी में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आ रही है रिलायंस की। तो आगे जाते हुए अगर रिलायंस में और ज़्यादा एनर्जी देखने मिलता है, खास करके उनके AGM तक जहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं नए बिजनेस को लेके, और हाल ही में जो है प्रमोटर फैमिली में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जो है अनंत अंबानी को भी शामिल किया जाता कंपनी में, तो इसके कारण जो है बहुत बज़ क्रिएट हो रही है। और खास करके वैल्यू अनलॉकिंग क्या होने वाली है रिलायंस के आगे जाते हुए, जो जियो का IPO कब आएगा या रिटेल सेगमेंट पे जो है आप कह सकते हैं IPO कब आएगा, तो उस पर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स AGM की तरफ आ सकते हैं। तो AGM तक रिलायंस को ज़रूर देखिएगा उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को। और अब जो है आज करंटली 1400 लेवल्स के ऊपर रिलायंस बैठा है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी सारी देने के लिए। दो चीज़ें आपकी साफ साफ समझ में आ रही हैं। एक तो कोई भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो इसको 1500 प्लस ना कह रही हो, ये तो है पहला पॉइंट समग्रता में आप जाने तो। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर वही सारी स्टोरी अनलॉकिंग की छुपी हुई है कि ये कैसे अनलॉक होगा, इसमें रिटेल जियो ये सब अलग अलग कैसे होंगे। कुल मिला के माजरा यहीं आके रोक रहा है वापस से। तो हर नंबर्स पे इसकी अनलॉकिंग की बात फिर से छिड़ती है और इस बार भी छिड़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आदित्य अरोड़ा, नीलेश चंद दोनों मेरे साथ बने रहेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। BTST STBT होंगे और साथ ही कुछ एक मिनटों में गोल्ड का महाकुंभ वो भी शुरू होने जा रहा है।